हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? याद रखिएगा, कलकत्ता, ए ऑप्शन। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन यानी 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या सेकंड है, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, डी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण 1912 ईस्वी में हुआ था। देखिए, स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 और 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष यानी 1912 अधिक मान्य होगा। प्रश्न संख्या 4 है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1910 और ऑप्शन डी 1911। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी 1911। प्रश्न संख्या 6 है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर? तो लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश के अवसर पर। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव व संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय जो है उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंक दिया गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो कौन थे? वह क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, नाम है भगवती चरण बोहरा। देखिए, हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया और इसमें 4 लोगों को फांसी और 2 लोगों को 7 वर्षों की कारावास की सजा दी गई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। भगवती चरण वोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और ये मुकदमे से बच गए थे। प्रश्न संख्या 8, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, 1912 में, यानी बी ऑप्शन। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो चलिए इसको भी कवर करते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है।
1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना जो है अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया और वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला दृष्टि उग्रवादियों, जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, इनको कांग्रेस में पुनः जो है प्रवेश कर दिया गया। द्वितीय जो स्मरण था किस रूप में था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। 1922 तक दोनों इस समझौते का अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता जो है पकड़ लिया। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहां आयोजित किए थे? दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। याद रखिएगा, लखनऊ में, यानी सी ऑप्शन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न संख्या सेकंड है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एसी मजूमदार ने, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या थर्ड है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। प्रश्न संख्या 4 है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला दृष्टि उग्रवादियों, जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, इनको कांग्रेस में पुनः जो है प्रवेश कर दिया गया। और द्वितीय जो कह सकते हैं कि जो स्मरणीय है द्वितीय रूप में, वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक, इन दोनों को याद रखिएगा, एनी बेसेंट और तिलक ने अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। प्रश्न संख्या 5 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, बीजी तिलक ने। ठीक है। और प्रश्न संख्या 6 है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग स्वीकार की, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लखनऊ समझौता
1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए कहा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमियों में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग जो है प्रशस्त किया। प्रश्न संख्या 7 है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था, याद रखिएगा, 1916 का। 1916 जो समय है याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा 1916 से 1922। 1916 से 1922 तक का जो काल है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक जो है अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता जो है पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है 9 नंबर, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। यह जो है इसके विषय में असत्य है। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों यानी उदारवादियों और उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916, डी ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन 1916। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।